नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न जी करेंगे। अभय जी सर नमस्कार। आज जैसा कि कल हमने बात की थी और आपने कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय हम्म, पुरानी चुनाव के आधार पर ही मतगणना को मान लेता है तो थोड़ी उम्मीद की किरण तो दिखेगी। तो क्या आज के चंडीगढ़ वाले मामले में जो सर्वोच्च हम्म। न्यायालय के फैसला आया है उससे आप एक सकारात्मक और क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी बात हुई है। बहुत मुद्दतों से इस तरह का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। अगर वो दोबारा चुनाव का हुक्म देता तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत जाती कि उसने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को फोड़ लिया था अपनी तरफ। अगर वो और कोई बात कहती या अगले कोई तारीख डाल देती तब भी बात बनती नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने चुनाव को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे उनको जीता हुआ घोषित कर दिया। अच्छा, इसमें आप सबसे बड़ी बात, 2 बातें बनती हैं इसके अंदर जो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। पहली तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता तो इस सवाल के ऊपर टीवी पे आने से इनकार करते रहे लगातार। उनकी तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं आया। लेकिन उनके जो तथाकथित अ, राजनीतिक समीक्षकों के रूप में टीवी पे आने वाले जो समर्थक हैं, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी ने इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की। वो सब ये तर्क लेके आए कि संदेश खाली में जो हो रहा है, उसमें जुडिशियल हस्तक्षेप कब होगा? तो संदेश खाली से में जो हो रहा है, वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है आपस में। ये तो चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से विकृत किया गया है, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है, उसके उसके ऊपर ही सवाल है। संदेश खाली का मुद्दा और वहां की परिस्थिति दूसरी तरह की परिस्थिति है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ती भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मसीह साहब जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने जो किया, ये तो मानना नामुमकिन है कि वो उन्होंने जाती हैसियत में किया होगा। ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसा कि संदीप चौधरी ने कहा कि मसीह का मसीहा कौन है, ये पता लगाया जाना चाहिए। तो आखिरकार कौन इसके पीछे है? ये योजना किसने बनाई, कैसे बनाई? जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जो कि पंजाब के गवर्नर होने के नाते वो चंडीगढ़ के भी प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वो दरअसल तकनीकी रूप से उनके नेतृत्व में सारी चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने किस तरह फिर अमित शाह से मिले और रहस्यमय तरीके से उन्होंने निजी कारण बता के इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ये घटना घटित हो चुकी थी। तो ये सब बातें बताती हैं कि ये मामला जो है बहुत गहरा है और इसके अंदर ऐसे तमाम लोग शामिल हैं जिनका अगर भेद खुल जाए तो भारतीय जनता पार्टी जितनी अभी शर्मिंदा हुई है उससे और कई गुना ज्यादा शर्मिंदा होगी। आज पहली बार तो नहीं, काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि किसी गैर कांग्रेसी नेता ने इंडिया गठबंधन का बहुत जोर शोर से नाम लिया। अरविंद जी केजरीवाल काफी उत्साहित हुए और उन्होंने जी कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है उसे इंडिया से जुड़ना चाहिए और हमारा गठबंधन रहेगा, कम से कम दिल्ली की उन्होंने बात कही। तो क्या इसे नहीं, इंडिया इसमें इसमें गठबंधन इस मसले पे भाजपा ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसके पीछे बात भी यही है। राघव चड्ढा ने वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन ही जीते, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम चुनाव जीत लेते हैं हर तरीके से। वो तो इत्तेफाक से और भाजपा के दुर्भाग्य से जो कैमरे को जो बंद करने के लिए इन्होंने टाइम तय किया था कि इस समय कैमरा बंद हो जाएगा, तो सीसीटीवी जो लगा था वो बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया और वो सारा फुटेज जो है वो मीडिया को मिल गया। और मैं इसमें संदीप चौधरी की दाद दूंगा कि उन्होंने बार बार आग्रह पूर्वक और योजना पूर्वक बहुत ही विस्तार के साथ सरल भाषा में दर्शकों को वो सब फुटेज दिखाए। लगातार 3 उन्होंने इसके ऊपर कार्यक्रम किए। तो वो इससे बात पब्लिक डोमेन में भी आई है, सार्वजनिक जीवन में भी आई है और ये सारी दुनिया में बिजली की तरीके से ये वायरल हुआ है पूरा मामला। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, इसकी कोई सीमा नहीं है इस बेइज्जती की। और आप देखिए, जब आखिरकार जो मसीह थे उनका बचाव कौन कर रहा था, कौन उनके पक्ष में खड़ा हुआ था? भारत के अटॉर्नी जनरल। वो क्यों खड़े हुए थे उनके पक्ष में? तो क्या बनवारी लाल पुरोहित जो वहाँ के राज्यपाल थे, उनके इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए या सिर्फ एक कयास भर है?
नहीं है तो ये कयास ही, लेकिन ये परिस्थिति जन साक्ष्य है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इन चीजों के दस्तावेजी प्रमाण तो मिलते नहीं है। अगर भाजपा वास्तव में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास करती है, फ्री एंड फेयर पोल में विश्वास करती है, तो उसको चाहिए कि इसकी वो निष्पक्ष जांच करवाए, और निष्पक्ष जांच करवा के उसको, अभी चंडीगढ़ में हुआ है, चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री के तहत नहीं आता, वो तो राज्यपाल ही, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो वहां अगर इसकी जांच करवाई है तो पता लग जाएगा कि दरअसल कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे। आज एक और घटनाक्रम ये हुआ कि महाराष्ट्र में 10% मराठाओं को आरक्षण देने का विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हो गया। क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है? मेरे ख्याल से भाजपा में तो इसको लेकर बहुत बेचैनियां हैं। भारतीय जनता पार्टी वो खुश नहीं है। ये तो एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से बिना भाजपा की सहमति लिए हुए ये कदम उठाया है। और ये भाजपा के नेता जो है, छगन भुजबल हैं, राणे हैं, तो ये सब लोग तो इसके खिलाफ हैं इस कदम के। ये लोग ओबीसी के पक्ष में हैं, और भाजपा की तरफ से ओबीसी आंदोलन भी एक तरह से शुरू कर दिया गया है वहां। इसके खिलाफ एक ओबीसी मूवमेंट भी वहां शुरू हो गया है। तो ओबीसी बनाम मराठा हो गया है पूरा का पूरा मामला। अब देखिए किस तरफ ये घटनाक्रम जाता है। छगन भुजबल तो शायद अभी एनसीपी में ही है, और उसमें जो उनकी पार्टी है अजीत पवार की, उसने मुसलमानों को भी कुछ आरक्षण देने की बात कही है, सही प्रतिनिधित्व शैक्षिक संस्थाओं में। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी और कई मोड़ लेगी लोकसभा चुनाव से पहले। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले और भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, और खासतौर से ये जो मसला है ओबीसी बनाम मराठा वाला मसला, ये मसला जो महायुति है, जो सत्ताधारी गठजोड़ है, उसको उससे दिक्कत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। तो ये क्या इसे हम माने कि वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव का पीडीए काफी कमजोर हुआ है? नहीं, वो तो अभी पार्टी बना के मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करेंगे। तो ये मेरा आकलन है, गलत भी साबित हो सकता है। मेरा आकलन है कि उन्होंने पार्टी बना ली है। जब तक आप अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, जब तक दूसरे की दुकान पर रख के अपना माल बेचते रहेंगे, तब तक आपसे कौन डील करेगा, कौन सौदा करेगा? जब वो अलग से उन्होंने दुकान अपनी बना ली है, अब इस तरह की 3 पार्टी, क्या एक महान दल है, वो भी दरअसल उसी सामाजिक समूह की नुमाइंदगी करता है जिस सामाजिक समूह की नुमाइंदगी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य भी उसी सामाजिक समूह की नुमाइंदगी करते हैं। तो देखिए, अब वो जब पार्टी बनाएंगे अलग, तो उस पार्टी की क्या हैसियत होती है, कितने जिलों में उसका प्रभाव होता है, कितने वोटरों को वो प्रभावित करते हैं, कितने वोट वो किसी गठबंधन को वो शिफ्ट कर सकते हैं, इन सबसे तय होगा कि वो अपना माल किस दाम में बेच पाएंगे। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य हैं, क्या इनका सामाजिक समूह पल्लवी पटेल और अपना दल के सामाजिक समूह के बराबर ही है, या कुछ और ये जाति से? नहीं, देखिए, जो पल्लवी पटेल का जो अपना दल का सामाजिक समूह है, वो तो कुर्मी लोग हैं। ये लोग कुर्मी लोग नहीं, कुर्मी लोग सशक्त और भूमिधर और बहुत ही खुशहाल और मजबूत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। वो इस मामले में यादवों से भी आगे हैं, मैं ये मानता हूँ। खुद सोनालाल पटेल, जो कि अपना दल के संस्थापक थे, बहुत अमीर आदमी थे, उनके पास हेलीकॉप्टर वगैरह हुआ करते थे। वो अपना हेलीकॉप्टर कांशीराम को दिया करते थे चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो अपना दल एक दूसरे सामाजिक समूह की नुमाइंदगी करता है, जिसके अब 2 हिस्से हो चुके हैं, स्वाभाविक रूप हम लोग जानते हैं उनके बारे में। ये लोग, इन लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी कहते हैं। जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, वहां पे इन लोगों को काछी या शाक्य बोला जाता है। कहीं पे इन लोगों को कुशवाहा बोला जाता है, कहीं पे इन लोगों को मौर्य बोला जाता है। तो ये सारी दरअसल एक ही जाति के नाम है, एक ही जाति के नाम है। उत्तर प्रदेश बहुत विशाल जगह है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन ये एक ही सामाजिक समुदाय है। आज अखिलेश यादव ने अपने चाचा को टिकट दिया बदायूं से। तो अगर समाजवादी पार्टी अपने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारती है, तो कम से कम क्या कुछ सीटों पर वो तगड़ा मुकाबला दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी देखिए, को? अब कांग्रेस के साथ तो कोई गठजोड़ हो नहीं रहा है इनका। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडल की सीटों को लेकर गठजोड़ टूट गया है। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और
एक सीट और मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, नाम उसका बलिया के लिए वो कह रहे थे। है। बलिया बलिया मैंने तो पढ़ा खैर बलिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडल की 3 सीटें हैं जिनके ऊपर विवाद हो रहा था। बलिया भी उस विवाद में है शामिल बहस में, लेकिन पश्चिमी उत्तर वो मुख्य तौर पे ये इधर वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये वो टूट गया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में उनके बीच में कोई समझौता हो पाएगा। कम से कम आज परिस्थिति काफी खराब है, हो सकता है कल समझौता हो जाए, लेकिन अभी परिस्थिति ज्यादा अंदेशा यही है कि उनके बीच में कोई गठजोड़ हो नहीं पाएगा। तो अब इस स्थिति में समाजवादी पार्टी भी देख लेगी, कांग्रेस भी देख लेगी, और अपना दल भी देख लेगा, अपना दल का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो भी देख लेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग सबका मुकाबला होता है तो फिर इन लोगों की क्या हैसियत बनती है चुनाव परिणाम में। सबको अपनी भाजपा के मुकाबले सबको अपनी अलग अलग हैसियत पता लग पाएगी। अपने खराब चुनाव परिणाम का दूसरे के ऊपर ये तोहमत नहीं थी, इनकी वजह से हमारा चुनाव परिणाम खराब निकला। क्या ऐसा कह सकते हैं कि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश यादव, कांग्रेस का तो थोड़ा कम, उनका आधार भी वहां कम है, पर ये लोग विधानसभा चुनाव की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव की चिंता है कि और कोई विपक्षी दल मेरा आधार थोड़ा सा भी ना ले ले। ये आकलन सही है? विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है भाई, अभी तो 2022 में हुआ था विधानसभा चुनाव, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। विधानसभा चुनाव तो 3 साल बाद होगा, विधानसभा चुनाव तो 2029 में होगा, नहीं 2027 में होगा विधानसभा चुनाव। हाँ, लेकिन शायद ये कुछ वोट अगर मिल जाए, कांग्रेस अगर 5 सीट जीत जाती है, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी बढ़ जाएगी। तो अखिलेश की चिंता ये मुझे अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस 5 सीट तो जीतने की, तो 5 सीट अगर कांग्रेस जीत देगी उत्तर प्रदेश में तो इसका मतलब है कि सारे देश में फिर 150 सीटें जीतेगी। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटें या एक भी सीट जीत पाएगी। मुझे तो इसमें भी शक है कि कांग्रेस वहां एक भी सीट जीत पाएगी। पिछली बार एक ही सीट तो जीती थी सोनिया गांधी की, इस बार सोनिया गांधी वहां से लड़ नहीं रही है। अभी देखना यह है कि अमेठी से कोई गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, रायबरेली से कोई गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ये गांधी परिवार ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। कांग्रेस की बहुत खराब हालत है। अब मैंने आपको बताया था कि 2022 के चुनाव का जो पोस्ट पोल सर्वे था उसमें लोकनीति के लोगों ने मतदाताओं से ये पूछा कि डोर टू डोर आपके दरवाजे पर वोट मांगने कौन आया था, किस पार्टी के लोग आए थे। तो करीब 3,000 3,500 लोगों ने कहा कि वही भाजपा के लोग आए थे। लगभग इसी से मिलते जुलते संख्या में लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। उसमें कांग्रेस के लोगों के बारे में बताने में बहुत ना के बराबर लोग थे। इनके पास ना कार्यकर्ता है ना उम्मीदवार हैं, ये इस योग्य नहीं है कि किसी भी तरीके से कहीं भी भाजपा का मुकाबला कर पाए। कोई जादू या चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। कल किसान संगठनों ने घोषणा की है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है? चुनौती बन सकता था किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन को तराई के किसानों द्वारा, हरियाणा के किसानों द्वारा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा भी समर्थन प्राप्त होता। लेकिन ये मुख्य तौर पर पंजाब के किसानों का आंदोलन है। इसमें जो ये पूरी जो पट्टी है, पिछला किसान आंदोलन में ये सब लोग शामिल थे, इसकी वजह से वो ज्यादा प्रभावी हो पाया था। तो इसलिए ये किसान आंदोलन उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है। और जहां तक दिल्ली कूच करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई दिल्ली में घुस पाएंगे। सरकार बहुत सतर्क है, सरकार जानती है ये लोग दिल्ली में घुस गए तो फिर उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा, और उस नियंत्रित करने के चक्कर में अगर कोई दुर्घटना हो गई, हिंसा की वारदात हो गई, सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग कुछ ज्यादा हो गया, उसमें हिंसा वगैरह हो गई, तो परिस्थिति पूरी तरह हाथ से निकल जाएगी। ये जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, वहां के किसान संगठन इनसे क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? इसका कोई विशेष कारण? देखिए, पहले इन्हीं क्षेत्रों के किसान संगठनों के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था। इसमें शायद बलवीर सिंह राजेवाल जो है ना, वो सक्रिय हैं इसमें। और ये जो इस बार सरकार का जो प्रस्ताव था, जिसमें 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थी, उसको खारिज करवाने में बलवीर सिंह राजेवाल की प्रमुख भूमिका है। बाकी जो किसान संगठन है वो इसमें सक्रिय नहीं है। वो समर्थन की बातें तो करते हैं, धरना वरना भी दे देते हैं अपने इलाके में समर्थन पे,
लेकिन वो उस तरीके से सक्रिय नहीं है जिस तरीके से पिछली बार सक्रिय थे। ये जो 2 संयुक्त मोर्चे बने हैं, इन संयुक्त मोर्चों के बनने के पीछे किसान संगठनों की आपसी राजनीति है, जो पिछले साल खूब जम के चली थी। ज़्यादा हम लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। उससे ये टूट के अलग हुए धड़े हैं। इन धड़ों ने दिसंबर में दिल्ली कूच का आह्वान किया था। लेकिन ये बात भी सच है कि और कोई ये वो ऐसा लोग हैं जो पिछली बार चुनाव लड़ने से उन्होंने परहेज की थी हुँ, और जो चुनाव लड़े थे किसान नेता उनकी आलोचना की थी। ये भी एक दोनों के बीच में मतभेद का बड़ा बिंदु था। जी। और ये भी सच है कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई मजबूत किसान संगठन नहीं है, अलग-अलग इलाकों के किसान संगठन ही हैं और फिर उनका एक संयुक्त मोर्चा जैसा बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो बिखराव ही है। भाई एक ज़माना था जबकि कुछ बड़े किसान नेता हुआ करते थे। जैसे कर्नाटक में प्रोफ़ेसर नादुंजा स्वामी थे, वो बड़े किसान नेता थे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत थे, भारतीय किसान यूनियन की बहुत बड़ी वो हस्ती थी। उधर महाराष्ट्र में शरद जोशी थे, जो बहुत बड़े सिद्धांतकार भी थे और बहुत बड़े किसान नेता भी थे। तो इस तरीके से कुछ बड़े किसान नेता होते थे, जब वो आपस में एक जगह बैठ जाते थे, तो लगता था कि पूरा किसान आंदोलन एक जगह आ गया। अब इस तरह की बात नहीं है, लेकिन पिछले किसान आंदोलन में देखा गया था कि सारे किसान नेताओं में मोटे तौर पर एकता हो सकती है। इस बार ये किसान आंदोलन है, वो इस प्रकार की एकता उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ रही है। ये दरअसल पंजाब के ही किसानों का आंदोलन है और उसमें भी पंजाब का जो सबसे बड़ा संगठन है, उग्रहा वाला संगठन है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। आगे हम देखेंगे कि किसान आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है और देश की राजनीति में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएँ होती हैं। हम कल फिर प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति की प्रमुख घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी सर आपको जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।